नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मूसाखेड़ी में अमानक पॉलीथीन पर निगम की सख्त कार्रवाई। 15 किलो पॉलीथीन जब्त, दुकान पर 11,000 का चालान। गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जताया विरोध। नर्मदा परियोजना कार्यालय में अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। इंदौर से शिलांग पुलिस सर्चिंग अभियान के बाद आरोपियों को लेकर हुई रवाना। एयरपोर्ट पर आरोपी को बुजुर्ग ने जड़ा थप्पड़। मोदी सरकार के 11 साल, दुष्यंत गौतम ने गिनाई बड़ी उपलब्धियां। गांधी परिवार पर हमला बोले भाजपा महासचिव, कहा वर्षों तक लूटा देश। इंदौर कांग्रेस ने मनाया फेंकू दिवस। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजन। डीएवीवी में मूल्यांकन गड़बड़ी और गंदे पानी के खिलाफ एनएसयूआई का हल्ला बोल। एमबीए रिजल्ट, एडीकेटी ट्रांसक्रिप्ट समेत छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशन में शहर में अमानक पॉलीथीन का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 54 स्थित मूसाखेड़ी इलाके में एक दुकान पर अमानक पॉलीथीन के उपयोग करने पर कार्रवाई की गई। दरअसल नगर निगम जोन क्रमांक 11 के सहायक सीएसआई संदीप मैना को जानकारी मिली थी कि मूसाखेड़ी में एक दुकान पर अमानक पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। इसके चलते वह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और निगम के अमले ने एसएसडी कलेक्शन पर जांच की तो दुकान पर करीब 15 किलोग्राम अमानक पॉलीथीन पाई गई, जिस पर उन्होंने इसकी जानकारी अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा को दे दी। इसके बाद अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर सहायक सीएसआई संदीप मैना ने 11,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की एवं सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई कि अमानक पॉलीथीन का उपयोग निषेध है। इस कार्रवाई के जरिए सहायक सीएसआई संदीप मैना ने स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र में अमानक पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी अमानक पॉलीथीन का उपयोग किया जाना पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त शिवम वर्मा सर और अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा सर के निर्देश पर कंटिन्यूसली नगर निगम अमानक पॉलीथीन पर कार्रवाई कर रहा है। रेगुलरली हम लोग ठेलों पे और जो रेडी लगाते हैं उन पे कार्रवाई कर रहे थे। कल संध्याकालीन हमारे प्रभारी दरोगा हैं उमेश खोकर, उनके तरफ से जानकारी मिली कि एसएसडी कलेक्शन करके एक दुकान है, उसमें अमानक पॉलीथीन का चल रहा है उपयोग। तो मैं और हमारे प्रभारी दरोगा रवि घावरी हम लोग गए वहाँ पे, एनजीओ की टीम भी थी साथ में। तो वहाँ पे जब सर्चिंग की गई तो लगभग 15 किलो पॉलीथीन उनके पास से उपलब्ध हुई और हमने उनका 11,000 रुपये का स्पॉट फाइन बनाया और पूरे मार्केट में एनजीओ टीम के माध्यम से जानकारी दी गई कि अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करें और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर अगली बार पकड़ाते हैं तो। किस तरह से प्रतिबंधित है अमानक पॉलीथीन का उपयोग करना इंदौर? अमानक पॉलीथीन तो मतलब हर लेवल पे ही बंद है, चाहे रेडी हो, चाहे गोडाउन्स हो, दुकान हो, सभी पर अमानक पॉलीथीन तो वो हैं और सभी लेवल पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ये कल दुकान पे हुई है। वैसे बेसिकली हम लोग मार्केट में भी करते हैं, गोडाउन्स पे भी करते हैं। कल ये दुकान की जानकारी मिली तो इस पर करा है। अभी रिसेंटली हम लोग एक कार्रवाई और करेंगे जिसमें जो लोग इनको बांट रहे हैं, ठेलों वालों को, रेडी वालों को, दुकानों पे ला के दे रहे हैं जो लोग, इनको भी हम लोग पकड़ेंगे और इन पर भी कार्रवाई करेंगे और ये बड़ी स्तर की कार्रवाइयाँ होंगी। अमानक पॉलीथीन का उपयोग करने वालों को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, जैसे इंदौर में तो ज़ीरो टॉलरेंस है अमानक पॉलीथीन पे, तो अमानक पॉलीथीन यूज़ ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके रिप्लेसमेंट में कागज़ की पॉलीथीन्स आती हैं, उनको यूज़ करें। उसमें थोड़ा कॉस्टली ज़रूर रहता है मगर उनसे ये बचेंगे, इन सब चीज़ों से, चालान से बचेंगे, परेशानियों से बचेंगे। और अगर यूज़ करेंगे तो हम उनको जब्त करेंगे और कार्रवाइयाँ भी करेंगे और नहीं मानते तो दुकानें सील करेंगे उन पर और जितने भी हैवी से हैवी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे अपर आयुक्त साहब अभिलाष मिश्रा सर का निर्देश हमें सख्त कि नो टॉलरेंस है पॉलीथीन पे, तो कार्रवाई जितनी हार्ड होगी उससे ज़्यादा कर देंगे। इंदौर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में आ रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर आज कांग्रेस के सभी पार्षद नर्मदा परियोजना कार्यालय मूसाखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया और पानी की समस्याओं से अवगत कराया। आज सभी तौर के कांग्रेस के पार्षद नर्मदा परियोजना के कार्यालय मूसाखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद अपने क्षेत्र की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया, जहां पर अधिकारी ने उनकी बात सुनते हुए सभी जगह को चिन्हित कर लिया और उन पर कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही नई पानी की टंकी को लेकर भी चर्चा की गई कि क्षेत्र में नई पानी की टंकी बनाना प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उनका काम शुरू नहीं हुआ है। उसको लेकर भी कांग्रेस के पार्षद ने कहा कि कार्य को जल्दी से जल्द शुरू किया जाए ताकि इंदौर वासियों को पानी मिल सके। नगर निगम के अधिकारी जो कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव जी, आज 85 में से 50 वार्डों में गंदा पानी चलता है। अगर अधिकारी चाहे, कर्मचारी चाहे, सब इंजीनियर चाहे, यही चाहे, तो मैं बोलता हूँ
कि 100% अगर समस्या है तो उसमें से 50-75% तो काम करने से ही निपट जाएगी। आज सुबह का वाक़या बताता हूँ मैं। अंसाफ अंसारी जी के वार्ड में 60% गंदा पानी चल रहा है। अंसाफ भाई ने फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठाया, मेरे पास फ़ोन आया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने इनको पलट के मैसेज करा कि फ़ोन नहीं उठाओगे तो आपका घेराव होगा। उसके बाद इनका पलट के फ़ोन आया। मैंने कहा यार कन्वर्सेशन से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। आप जिम्मेदार अधिकारी हो, संबंधित पार्षद, अपोजिशन के लीडर आपको फ़ोन लगा रहा है और आप फ़ोन उठा नहीं पा रहे हो तो किसका फ़ोन उठाते होंगे आप? हम दिन भर में 500 फ़ोन उठाते हैं, दिन भर में एक मिस कॉल नहीं छोड़ते। मिस कॉल होता है तुरंत कॉल करते हैं। आप इतने बड़े भी नहीं हो कि आप पार्षदों के फ़ोन भी नहीं उठाओगे। आज इसी को लेकर खासकर वार्ड 60 और सारे पार्षदों को लेकर हम कांग्रेस के पार्षदों को लेकर आए थे। सब लोगों ने अपने अपने वार्डों की समस्या रखी, खासकर गंदे पानी को लेकर समस्या रखी। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, मदमस्त है। इनका एक ही काम है, सिर्फ पैसा कमाना। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और आपके माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को हमारी चेतावनी है कि जो अधिकारी पार्षदों के फ़ोन नहीं उठाएंगे, अगले दिन उस अधिकारी का उसके कार्यालय में घेराव होगा ही होगा और हम मजबूर कर देंगे जनता का काम करने के लिए इन भ्रष्ट अधिकारियों को। अलग अलग वार्डों से पार्षदगण आए थे, साथ में उनके नेता प्रतिपक्ष जी भी थे और वो वार्डों में बेसिकली जो गंदे पानी की समस्या है उसको लेकर के आए थे। उनका कहना था कि कुछ वार्ड्स में बहुत ज़्यादा गंदा पानी चल रहा है। तो वार्ड 60 के लिए बात हुई। वहाँ के पार्षद जी का कहना था कि मेरे वार्ड के बहुत बड़े हिस्से में गंदा पानी आ रहा है। तो उनके यहाँ मौका देख के कल का ही तय किया है, मौका देख के विज़िट करके और निराकरण करेंगे उसका। और अन्य वार्डों में भी जहाँ उन्होंने गंदे पानी का हम रूटीन बेसिस पे भी हम अपने जोन से जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं कि कहाँ गंदा पानी चल रहा है, कहाँ उसके निराकरण के लिए क्या कर रहे हैं। डे टू डे में भी हम करते रहते हैं। लेकिन यदि कई कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जहाँ लंबे समय से समस्या का निराकरण नहीं हो पाया हो, तो उसके लिए उन समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। उसका भी हम जल्दी ही निराकरण करेंगे। नहीं, नर्मदा की जो नई लाइन हम लोगों ने अमृत 2 में बिछाई हैं, उसमें सभी जगह हमने पानी चालू कर दिया है। सिर्फ 3 टंकियाँ थी, एक पालीवाल नगर की, एक सुनिकेत गार्डन की और एक गांधीनगर की थी, वहाँ भी चालू कर दिया। सुनिकेत गार्डन से भी हमने पार्शली अनूप नगर वाले एरिया में पानी सप्लाई चालू कर दिया है। इसी तरह आपको जैसा आपने जानकारी में होगा कि पालीवाल नगर में जो मनीषपुरी वाली रोड है वो भी क्लियर हो गई है, तो वहाँ भी जो हमारी पाइपलाइन बची हुई थी वो भी हमने चालू कर ली। इस तरह हमारी सारी टंकियाँ कमीशन हो गई। ये बात ज़रूर है कि अभी चूँकि उनको धीरे धीरे फुल कमीशनिंग में थोड़ा सा समय लगता है, DMA वाइज हम चालू करते जाते हैं, उसको धीरे धीरे उसका डायरेक्ट सप्लाई को बंद, क्योंकि हम उसी पानी में से, जैसा आपने देखा होगा अमृत 2 में 27 नई टंकियाँ बनी, तो जो पानी पहले पानी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो जो लॉसेस वगैरह थे उसको हम लोगों ने 10-15 MLD की बचत की थी, वहाँ के सम्पेल सुधारे थे और उसी पानी को बचा के डायरेक्ट सप्लाई को बंद करके हम लोगों ने नई टंकियों से नए क्षेत्रों में भी और कुछ पुराने क्षेत्रों में जहाँ डायरेक्ट सप्लाई करते थे, जैसे मूसाखेड़ी जिस एरिया में आज हम हैं, यहाँ पे भी टंकी बन गई। पूरा डायरेक्ट सप्लाई होता था 4-5 घंटे का। वार्ड 52 हो गया और दूसरे वार्ड हो गए, वहाँ टंकियों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शिलांग में की गई राजा रघुवंशी की हत्याकांड के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अब शिलांग पुलिस तमाम पूछताछ करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ शिलांग लेकर रवाना हो गई। तो वहीं जाने से पहले तमाम स्थानों पर सर्चिंग अभियान भी चलाया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के मुताबिक शिलांग पुलिस द्वारा कुछ सबूत दिए गए थे। इस आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा राज कुशवाहा और विशाल चौहान, आकाश राजपूत को इंदौर से गिरफ्तार किया था, जबकि एक अन्य आरोपी आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें शिलांग पुलिस प्लेन के माध्यम से शिलांग लेकर रवाना हो गई। जाने से पहले तमाम स्थानों पर सर्चिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें विशाल के घर से कुछ कपड़े बरामद किए जाने की बात बताई जा रही है। तो वहीं नंदबाग स्थित एक मैदान से सीन को लेकर भी सर्चिंग की गई। पुलिस का कहना है कि शिलांग पुलिस इस पूरे मामले में SIT की टीम के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है। जो भी उन्हें सबूत की आवश्यकता होगी, उन्हें इंदौर पुलिस का सहयोग करेगी। देखिए, ये जो शिलांग पुलिस यहाँ पर आई थी और 7 को शिलांग पुलिस आ गई थी, इसके बाद लगातार इसमें सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया, जो कि माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर दिया। और कल रात्रि में इंडिगो फ्लाइट से 9:45 पर शिलांग की टीम आरोपियों को लेकर शिलांग चली गई और शिलांग पहुँच भी गई है। मेरी DSP क्राइम से बात हुई थी, वो पहुँच चुके हैं आरोपी। कुल मिलाकर इंदौर पुलिस का शिलांग पुलिस के साथ असिस्टेंस था।
वो चूँकि अब वहाँ चले गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उनकी जब तक रहेगी, जिस तरह का भी उनका सहयोग मांगा जाएगा, इंदौर पुलिस लगातार उनका सहयोग करेगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस उनका सहयोग कर रही है और लगातार कोऑर्डिनेशन में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर उनके लगातार कोऑर्डिनेशन में है। सर कल जो यहाँ पर सर्चिंग हुई थी उसमें कुछ अभी तरह की बरामद देखिए, हुआ ये है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके द्वारा जो शिलोंग की पुलिस थी, इनके द्वारा सर्चिंग की गई थी। विशाल चौहान के घर भी गए थे, वहाँ पर भी कुछ एविडेंसेस के रूप में, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में जब्त किया गया था। इसके अलावा और एक ग्राउंड में एक एविडेंस के रूप में एक ग्राउंड की भी, मैदान की भी सर्चिंग की गई थी। तो ये सर्चिंग के बाद फिर विक्टिम के घर भी गए थे और वहाँ पर भी कुछ पूछताछ की गई। कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच उनके साथ रही और साथ में एयरपोर्ट छोड़ने तक उनके साथ थी। सर रात भर में बदमाशों की पूछताछ में क्या बताएगी, कैसे मर्डर करा? देखिए, चूँकि जैसा कि मैं बताऊं, उनको हिरासत में लेने के बाद शिलोंग पुलिस के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्हीं के द्वारा इंटरोगेशन किया गया था और पूछताछ के बाद फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद उनको आरोपी बनाया गया। तो ये बात सत्य कि 50,000 रुपये भी दिए थे और शिलोंग करने के लिए? ये इस तरह की कोई बात ऑफिशियली शिलोंग पुलिस के द्वारा शेयर नहीं की गई है इंदौर पुलिस के साथ। सोनम इंदौर आई थी सर? इस तरह की बात चूँकि कल मेरे साथ दोनों ही डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी क्राइम ब्रांच उनके जो शिलोंग के मेरे साथी थे, दोनों टीमें उनकी यहीं पर थी। उनके द्वारा और आरोपियों के घर की सर्चिंग की गई। इसके अलावा विक्टिम से ही मिले, अगर इस तरह का कोई पॉइंट होता तो उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया। क्राइम ब्रांच जरूर जाती उनके साथ, लेकिन शेयर नहीं किया गया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस लगातार शिलोंग पुलिस का सपोर्ट कर रही है और कोई भी इस तरह का अगर पॉइंट्स आता है वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, सीनियर ऑफिसर जो डायरेक्शन देंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की जाएगी। सर, जो वारदात में इस्तेमाल सिम और मोबाइल फोन है, इंस्ट्रूमेंट को लेकर कुछ क्या जांच हुई, कुछ सिम के लेकर? देखिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक सिम के संबंध में इनके द्वारा एक ग्राउंड की सर्चिंग ली गई थी, लेकिन किस कारण से ली गई थी, क्या सिम कहाँ यूज हुई थी, इस बारे में शिलोंग की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसी को पता है। सर बदमाशों ने पूरा हत्याग्रह कैसे रहा? ये पूरी जानकारी चूँकि कड़ी उनके पास ही है, उनके पास सारे आरोपी हैं इस समय और जो जहाँ से भी जो उनको लिया गया, सोनम को भी वहाँ से नंदगंज पुलिस ने रिकवर किया है। तो ये सारे जो कड़ियाँ हैं उन्हीं के पास है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी उन्हीं का है। तो मेरे मत में चूँकि वही बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पूरी घटनाक्रम क्या रहा। एयरपोर्ट पर जब आरोपी को साथ में शिलोंग पुलिस ले जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग ने आक्रोशित होकर एक आरोपी को थप्पड़ भी जड़ दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, तकनीक, विज्ञान, औद्योगिक सेक्टर, देश की सुरक्षा को लेकर काफी काम किया है। इतने सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने देश को लूटने का काम किया। ये तमाम बातें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कही। 11 सालों के बाद केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वे पार्टी कार्यालय पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम केंद्र सरकार की उपलब्धियां साझा करने इंदौर आए। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, उपाध्यक्ष जीतू जुराती, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार सहित कई नेता मौजूद थे। मौका तो था मोदी सरकार की उपलब्धियों के बखान का, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने केवल देश को लूटने का काम किया। आज जैसा भारत आप देख रहे हैं, झूठ का सहारा लिया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है कि चाइना हमारे यहाँ एंट्री कर गया। चाइना की एंट्री की हिम्मत क्या चाइना आंख उठा कर नहीं दे सकता? मैं उनका चेहरा दिखा रहा हूँ जो लोगों ने अक्षय चीन 1962 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार थी। काराकोरम पास में 1963 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार थी। तियांगपांग में 2008 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार थी। रणचेली 2009 में चाइना ने कब्जा किया, डैम चौक में 2012 में कब्जा किया, राखी नूला में 2013 में कब्जा किया, डोकला में 2017 में कब्जा किया। लगातार चाइना इनके शासन के अंदर कब्जा करता रहा है। वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा भारत बहुत शक्तिशाली की ओर, शक्ति की ओर बढ़ रहा है। बंधु, हम कैसा भारत चाहते हैं? हम शक्तिशाली भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं, वो भारत जिसमें हमारे आने वाले समय के अंदर हमें बच्चों को बताना नहीं पड़े कि हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। हम वो भारत चाहते हैं जिसमें हम बताएं, हम आज 100 वर्ष पूरे करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। आज हम
हमने जितने वर्ष बिताए हैं हम उसमें गुलामी की सारी निशानी मिटाना चाहते हैं। आज बाहर से आने वाले को हम कोई ताजमहल का कोई मॉडल नहीं देते, आज हम उनके हाथों में गीता देते हैं। आज बाहर से आने वालों को हम कहीं ऐसी चीज़ों को, विदेशी चीज़ों को नहीं दिखाते। आज हम उनको महाकाल के दर्शन कराते हैं, हम गंगा की आरती दिखाते हैं। और इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए हमने बहुत अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। जाट पंचम की जगह हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस 65 साल में कांग्रेस के शासन के अंदर हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने अंबेडकर जी, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया है, उनके इतिहास को ख़त्म करने का काम किया है। पुनः हमने उनको जीवित करने का काम किया है। राजपथ का नाम बदलकर कोई राजवाज नहीं, कर्तव्य पथ है। जो भी रहेगा वो कर्तव्य निभाने का बात करेगा। ब्रिटिश सांसद की जगह हमने सेंट्रल विस्टा बनाई है। आज हमें बताना नहीं पड़ता, अंग्रेजों की बैठाई हुई पार्लियामेंट के बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठते हैं, आज अपनी बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठते हैं। हमने ब्रिटिश चिन्ह था हमारे भारतीय नेवी के ऊपर, उस पर हमने नया झंडा बनाया। ब्रिटिश चिन्ह बताता कि हम अंग्रेजों गुलाम रहे, हमने उसको हटाने का काम किया। औरंगजेब का रोड बदलकर अब्दुल APJ कलाम रखा है। आप जान के आश्चर्य होगा, बड़ा दुख होता। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। औरंगजेब जिसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार के अंदर चिनवाया और उसको वो निकलते थे, कभी गैरत नहीं जागी इनकी। लेकिन हमने जहाँ अपने बच्चों का बाल दिवस था उसको भी बदलने का काम किया। बाल दिवस का नाम होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के नाम पर होना चाहिए। ऐसे ही हमने रेस कोर्स का नाम बदलकर उसका लोक कल्याण नाम बदलने का काम किया। और यही नहीं है भाई, हमने यही काम नहीं किए, हमने देश की संस्कृति और संस्कारों को बदलने का काम किया। एक वो था 2014 से पहले क्या भारत कहा करते थे राम पैदा ही नहीं हुए, कहा करते थे राम सेतु है ही नहीं। ऐसा कोई कह सकता है? 500 वर्ष जिसके लिए हमारे बुजुर्ग लड़े, शहादतें दी, वकीलों के रूप में लड़ते रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, इन्होंने आते ही कहते राम पैदा ही नहीं हुए। हमने राम मंदिर बनाने का जो हमारा संकल्प था उसका रास्ता बनाने का काम किया। हमने काशी विश्वनाथ को मंदिर को एक वैभवशाली विश्वनाथ मंदिर बनाने का काम किया, महाकाल लोक बनाने का काम किया, केदारनाथ धाम बनाने का काम किया, सोमनाथ मंदिर के निर्माण का काम किया, बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया, पावागढ़ मंदिर का, अंबाजी मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। ये मंदिर ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है, हमारे बच्चों का भविष्य है, जिसके कारण, जिस संस्कृति के कारण हम आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। और ये नहीं है बंधु, इस 50 साल के अंदर अनेकों ने संकल्प से सिद्धे। मुझे आश्चर्य होता है, जब 1951 में जनसंघ का निर्माण हुआ था, उस समय कहा गया था कि हम 370 हटाएंगे। देखिएगा, उस समय का संकल्प था, लेकिन संकल्प की सिद्धि के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता से लेकर और अब तक एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जान निछावर करने का काम किया। सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हमने वो सिद्धि प्राप्त करने का काम किया। और ये ऐसे ही नहीं किया है हमने गरीबों को किस प्रकार से गरीबी से निकाला जा सकता है। जहाँ कहा गया था हमें संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है, धार्मिक भावनाएं, देश को बंटवारे की ओर लेकर जाना, ऐसा देश को लेकर जाने वाले लोगों को हमने काम करके दिखाया है और समर्पण भाव से करके दिखाया है। उसका परिणाम ही है आज 55 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान कार्ड दे पाए। 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कितना भी करोड़ों हो, वो 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है। ये संसाधन पे गरीब का हाथ है, हर आदमी को मिलना चाहिए। और यही नहीं है, हमने आपको जानकर एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर कोरोना काल कांग्रेस के शासन में होता, आप कल्पना कीजिएगा, पोलियो ड्रॉप आने के लिए 15 साल लगे थे। कांग्रेस का शासन होता और कोरोना की वैक्सीन आने के लिए 5 साल भी लग जाते, तो मैं और आप आमने सामने नहीं होते।
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने इसके अलावा केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सभी सेक्टर में बहुत काम किया है। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, तकनीकी विज्ञान, औद्योगिक सेक्टर, देश की सुरक्षा को लेकर सरकार ने तमाम काम किया। देश को दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल कराया। मोदी सरकार ने देश की सेनाओं को सुदृढ़ बनाने का काम किया, जिसका नतीजा यह रहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। तो एक ट्रेन के अंदर मेरे सामने एक सैनिक, एक साधारण तरीके में व्यक्ति बैठा था, मैं कुर्ता पजामा पहना था। उसने पूछ लिया तत्काल कि आप क्या राजनीतिक दल से? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैंने भी उनसे पूछ लिया कि आप क्या है? कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा परिवर्तन क्या हुआ? अरे बातें तो उसने बहुत बताई कि आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, बाढ़ में कर रहे हैं, तूफान में कर रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में कर रहे हैं। लेकिन फर्क एक पड़ा, पहले हमारे यहाँ कैजुअलिटी होती थी, बॉर्डर के ऊपर 1 सैनिक मरता था, 2 सैनिक मरते थे, 4 सैनिक मरते थे। दिल्ली से पूछा करते थे ऑर्डर दीजिए क्या करें। दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता था। आज सैनिक के हाथ में ऑर्डर होता है, वो कहने लगा कि हमारे पास ऑर्डर हमारी जेब में होता है। पाकिस्तान 1 सैनिक मारता है तो हम 10 सैनिक मार कर दम लेते हैं। ये सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है हमने। सेना देखा होगा अभी पाकिस्तान पे आक्रमण आपने देखा होगा, सारा का सारा सेना ने संभाला हुआ था। और हिंदुस्तान भारत देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो हम गोला मारेंगे, ये हमारे सैनिकों का अधिकार है। ऐसा भारत हम दे रहे हैं। और जो हमने कहा था सैनिकों को इतना सम्मान हमने दिया है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आंखें ना उठा के बात करेंगे, ना आंखें झुका के बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अगर कोई आंखें दिखाएगा तो उसमें हम घर के अंदर मारने की ताकत रखते हैं। ये हमने रिस्पेक्ट किया। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारी सेना के पराक्रम से हमने जाकर उनको सिर्फ 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा हम सामने ला पाए। पाकिस्तान बहुत बोलता है कि हम भी आतंकवाद के से हम तड़पित हैं, परेशान हैं। हमारे यहाँ आतंकवाद परेशान करता है हमें। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन 25 मिनट के मेरी सेना ने जो 9 जगह एयर स्ट्राइक की और सैकड़ों आतंकवादियों को मारा, घर में घुसकर मारा। और जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, कलमा पढ़ा जा रहा था, उस समय पाकिस्तान के सारे सैनिक अफसर, पाकिस्तान के सारे राजनीतिक अफसर वहां खड़े हुए थे। पूरे विश्व ने देख लिया पाकिस्तान मतलब आतंकवादी, पाकिस्तान की सेना मतलब आतंकवादी, आतंकवादी मतलब सेना। एक ही बात है। वही कारण है कि आज संसार के अंदर पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा। उनके जितने मुस्लिम देश भी आज भी हिंदुस्तान के साथ में खड़े हुए। ऐसा भारत हमने देने का काम किया है हमने। और मानेंगे आप, आज भारत की सेना को ने हमारा ही मनोबल नहीं बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। मुझे ध्यान है धारा 370 हटाए थे तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे धारा 370 हटाओगे, उससे पहले कह रहे थे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इसी 26 जनवरी का वही फारूक अब्दुल्ला अपने घर के अंदर तिरंगे के नीचे जन गण मन गाते हुए देखा। ये तिरंगे का सम्मान बढ़ाया हमने। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को आज 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया, कोई भी युद्ध विराम नहीं कर पाया। अगर कोई युद्ध विराम करवा भी पाया 2 दिन का, हमारे 32,000 विद्यार्थी, साफ साफ कहा गया हमें अपने विद्यार्थी सुरक्षित चाहिए। और 32,000 विद्यार्थी जब सुरक्षित होकर, इनको एक शर्त थी कि तिरंगा लेके निकलेंगे और भारत माता की जय करके निकलेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा 32,000 विद्यार्थी में पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के वो लोग जो तिरंगे को जलाया करते थे, वो लोग भारत माता को डायन बोला करते थे, वो भी तिरंगा उठाकर भारत माता की जय करते हुए दिखाई दिए। ये भारत का सम्मान बढ़ा हुआ है। आज उसी लाल चौक पर जहां
पर कांग्रेस के शासन के अंदर तिरंगे के ऊपर गौ माता को काटा जाता था, वही लाल चौक जिस पर पाकिस्तान का झंडा फहरता था, उसी लाल चौक पर आज तिरंगा में हो रहा है। तो मुफ्ती कहा करते थे कि 300 हटाओगे तो खून की नदियां बहेंगी। देश के प्रधानमंत्री अभी कश्मीर गए थे, उस घाटी के अंदर खून की नदियां तो दूर की बात है, चारों तरफ जब देश के प्रधानमंत्री के हाथ में तिरंगा, उस नदी, उस पुल के ऊपर जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है, तिरंगा लेकर चल रहे थे, पूरा कश्मीर के अंदर तिरंगा में हो गया। ये भारत हमने किया, कश्मीर का गोरा बढ़ाने का काम किया, हमने आतंकवाद मुक्त भारत दिया। एक भारत था 2014 से पहले का भारत, जहां पर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, मार्केट के अंदर, गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाहर आदमी घर से बाहर जा रहा है, वापसी जिंदा आएगा नहीं आएगा ये लिखा होता था। कृपा करके देख लें, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। अब बताइए, आज 11 वर्ष होते हैं, कहीं भी आपको ऐसा सुनने और देखने के लिए नहीं मिलता होगा। उस कश्मीर के अंदर जहां बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, आज लैपटॉप है। उस देश के अंदर जहां माओवादी, नक्सलवादी आए दिन घटना करते थे, आज वो नक्सलवाद हम खत्म करने जा रहे हैं। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित है, हमने एक मजबूत भारत दिया है। और यही नहीं है, अनेक योजनाएं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बुधवार को कांग्रेस ने फेकू दिवस मनाया। शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सुबह 9 बजे गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के नीचे यशवंत रोड पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर प्रतीकात्मक रूप से फेकू मिठाई का वितरण किया गया। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि हाल ही में प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के कथित आपत्तिजनक बयान पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस ने इन मुद्दों के साथ केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित किया। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा की नीतियों के कारण देश भर में भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का माहौल है। घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से आम जन त्रस्त है। एमबीए परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ी, रिव्यू रेवोल्यूशन में अनियमितताओं, एक समान एग्जाम टाइम टेबल, रिजल्ट, एटिकेटी, ट्रांसक्रिप्ट के अलावा विद्यार्थियों के यूटीटी कैंपस में पीने के स्वच्छ और शुद्ध पानी जैसी मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी कि NSUI ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संकुल में प्रदर्शन किया। छात्र संगठन से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में DAVV पहुंचे और रजिस्ट्रार अजय वर्मा को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रजत सिंह पटेल एवं प्रदेश महासचिव विक्रम सिंह सचवान के उपस्थिति में NSUI कार्यकर्ताओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के RNT मार्ग स्थित प्रशासनिक संकुल नालंदा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। NSUI ने DAVV के सेल्फ फाइनेंस और अन्य एफिलिएटेड कॉलेजों में एग्जाम के एक जैसे टाइम टेबल, छात्रों के रिजल्ट, एटिकेटी, रेवोल्यूशन, ट्रांसक्रिप्ट, एम्बेसी से जुड़ी परेशानियों, जल्दी ही रिजल्ट घोषित करने के अलावा मुख्य रूप से MBA के रिजल्ट में हो रही गड़बड़ी को लेकर आपत्ति जताई। छात्रों ने आपत्ति जताई कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के अलावा रिव्यू और रेवोल्यूशन की प्रक्रिया में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है। साथ ही UTD कैंपस में बच्चे विभिन्न विभागों में लगे वाटर कूलर से गंदा और कीड़े युक्त पानी पीने पर मजबूर हैं। अलग अलग मुख्य हमारी मांगे हैं DU यूनिवर्सिटी से। जैसे कि अभी हम पिछले दिनों प्रदर्शन करने यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन केंद्र गए थे, तो वहाँ पे वाटर कूलर में मरी छिपकलियाँ में मिली, जिसकी शिकायत छात्रों ने करी। और मूल्यांकन कम रुपए के पीछे बार बार छात्रों को परेशान करने की शिकायत से अवगत करा रहे थे हमें छात्र। और हमारा मुख्य मांग आज यहाँ ये थी कि जो यूनिवर्सिटी अलग रूप से कैंपस की और एफिलेटेड कॉलेजेस की एग्ज़ाम ले रहा है और उनसे अलग अलग शुल्क ले रहा है, ये असमानता से भेदभाव हो रहा है छात्रों के बीच में। तो असमानता और भेदभाव को मिटाने के लिए आज हमने कुलपति जी को ज्ञापन दिया है कि जो भी कॉपी चेकिंग हो, जो भी परीक्षा हो, जो भी टाइम टेबल हो, वो कॉलेज एफिलेटेड और कैंपस कॉलेजेस का एक समान रहे। ये हमारी आज की मांगे थी। क्या आश्वासन दिया? कुलपति ने इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया है और मुख्य मांगों को मांगने का समय दिया है।
एनएसयूआई ने यहाँ विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अजय वर्मा और स्टूडेंट वेलफेयर डीन LK त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। DAVV प्रशासन ने भी इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। साथ ही मूल्यांकन को लेकर भी सेंट्रल वैल्यूएशन सेंटर को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एनएसयूआई के बच्चे कुछ प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मुख्य रूप से जो है MBA पाठ्यक्रम के बारे में बात की है कि जो UTD प्रोग्राम MBA पाठ्यक्रम चलता है उसी प्रकार से एफिलेटेड कॉलेज में भी MBA प्रोग्राम चलना चाहिए। उसी के अनुसार एडमिशन, परीक्षा, रिजल्ट और रिवैल्यूएशन सब होना चाहिए। तो ये एक तकनीकी पहलू है क्योंकि UTD में जितने एडमिशन होते हैं वो CUT के थ्रू होते हैं और यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं दूसरे कॉलेज में वो अलग माध्यम से होते हैं। तो इसलिए ये तकनीकी विषय हम परीक्षा विभाग को भेजेंगे। इनका वो जो विषय उन्होंने रखा है हमने मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को टेलीफोनिक माध्यम से बता दिया है और अब आगे हम उनसे बात करेंगे और जो उनका ज्ञापन वहाँ भेजेंगे तो एक बार फिर से तहकीकात करेंगे उस पर। हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ पानी में कुछ ऐसा बताया, कुछ कीड़े वगैरह कुछ, हाँ, साफ सफाई, तो वो भी हमने उनको बता दिया है। तो उन्होंने अभी तो ये कहा है कि वो बंद है टंकी, लेकिन हमने कहा फिर भी एक बार दिखवा लीजिए, हमने उनको दिखवाने के लिए कहा है। इंदौर में एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोनम रघुवंशी प्रकरण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विजयवर्गीय ने संस्कारों की कमी को सामाजिक पतन की वजह बताते हुए कहा कि शिक्षा तो दी, लेकिन यदि बच्चों को संस्कार नहीं मिले तो वे पशु बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे संस्कारी शहर को एक बेटी ने कलंकित कर दिया है। दरअसल बयान में कैलाश विजयवर्गीय ने माता पिता को भी चेताया और कहा कि अगर एक रोटी कम भी खानी पड़े तो खाइए, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। उन्होंने देवी कनकेश्वरी जी के एक प्रवचन का हवाला देते हुए कह दिया कि अगर किसी महिला में शर्म, ममता और प्रेम ना हो तो वह महिला पूतना जैसी होती है। यह वही पूतना है जिसने भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश की थी। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम यार। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि? मैंने कहा मेरे को बात नहीं करना, बात करने में शर्म आती। यदि बच्चों में संस्कार हो तो कभी ऐसा काम नहीं। और इसलिए माताओं बहनों, एक रोटी कम खाना, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। शिक्षा दे दी और संस्कार नहीं दिए तो वो पशु बन जाता है, पाशविक जिंदगी जीता। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था और मुझे कनकेश्वरी देवी जी ने एक प्रवचन में भी कहा था कि कोई महिला हो और उस महिला में शर्म नहीं हो, उस महिला में ममता नहीं हो, उस महिला के अंदर शर्म नहीं हो, ममता नहीं हो और प्यार नहीं हो, ऐसी महिला अगर हो और शरीर महिला का है तो वो महिला नहीं रहती, वो पूतना रहती। पूतना जिसने भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसमें कोई माँ किसी बच्चे को मार सकती है क्या? पूतना दूध में जहर लेकर गई थी, इसलिए कि उनमें ममता नहीं थी, करुणा नहीं थी, प्यार नहीं था। और इसलिए ऐसे बच्चे जिनमें ममता नहीं हो, करुणा नहीं हो, प्यार नहीं हो, वो दैत्य बन जाते। और इसलिए संस्कार देना बहुत ज़रूरी। मैं बार बार कहता हूँ, नशे से बचाना बहुत ज़रूरी है। जो उसके साथ लड़के पकड़ाए हैं वो रोज़ नशा करने वाले थे, नशा करते थे, नशे में कर दिया उन्होंने, अब वो भी पछता रहे हैं। और इसलिए नशे से अपने बच्चों को बचाना। मेरे को इंदिरा गांधी नगर की बहुत शिकायत आई थी पहले। आप जरा थोड़ा सा माताओं बहनों इस प्रकार के कुछ हों, आप चांदू नेता को बताना कोई नशा बेचता हो, हम सख्त कार्रवाई करें। बल्कि विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी कोई नशा बेचता हो तो आप हमको बताइएगा, हम सख्त
कार्रवाई करेंगे। मंत्री के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है।